दोस्तों, गुलामगिरी किताब ज्योतिबा फूले, महात्मा ज्योतिबा फूले जी का गुलामगिरी किताब से। और दोस्तों, इसमें परिच्छेद 12, क्योंकि 11 तक हम बता चुके थे और बीच में ठंडी हो गई और बीच में हमने इसको बंद कर दिया किताब को ढंग से, समय ना मिलने के अभाव में। ये हमारा मतलब पूरा पुस्तक नहीं हो पाया, अधूरा रह गया था। अब समय मिला है, मौका मिला है, तो फिर इसमें ये 12वां परिच्छेद, ईमानदार ब्राह्मण कुलकर्णी यूरोपियन लोगों के उपनिवेशों की आवश्यकता, शिक्षा विभाग के मुंह पर काला धब्बा, यूरोपियन कर्मचारियों का दिमाग कुंठाग्रस्त क्यों होता है आदि के संबंध में। गोंडीबा, आपने पहले कहा कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसमें ब्राह्मण न हो, फिर चाहे वह सरकारी विभाग हो या गैर सरकारी, और इन सब में मुखिया ब्राह्मण कौन है? ज्योति राव, ये सरकारी पटवारी ब्राह्मण कुलकर्णी हैं और इनकी जालसाजी के बारे में अधिकांश यूरोपियन कलेक्टरों को पूरी जानकारी है। उनको अज्ञानी शूद्रों पर दया आई और उन्होंने सरकार को रिपोर्ट भेजकर सही कानूनों द्वारा कुलकर्णियों को बंधनों में बांधने की कोशिश की। उनको कानून के माध्यम से नियंत्रित रखकर उनके अनियंत्रित व्यवहार को नियंत्रित किया गया। फिर इन कलम कसाइयों का उनके मतलबी धर्म से शूद्रों का संबंध होने की वजह से उनका शूद्रों पर प्रभाव था, इसलिए वे शैतान स्वार्थी धर्म के लिए खुले रूप से चौपाल पर बैठकर उस बलि राजा के विचारों की आलोचना करके बेचारे अनपढ़ शूद्रों के मन को क्या दूषित नहीं करते होंगे? शूद्रों को बिल्कुल लिखना नहीं आता है और न ही पढ़ना, फिर वे किस कारण से उनके मतों से इतनी नफरत करने लगे हैं? इसके बारे में यदि तुम्हें कुछ मालूम हो तो मुझे जरा समझा दे। इतना ही नहीं, वे लोग मौका देखकर उसी चौपाल पर बैठकर सरकारी कानून के किसी गैरवाजबी कदम को लेकर उस पर कोई तरह के पैने तुर्क देते होंगे, चोरी चोरी पाठ नहीं पढ़ाते होंगे और उसका एक शब्द भी अपने सजग सरकार के सामने क्या कपकपाते नहीं होंगे, क्योंकि कुल मिलाकर ऊपरी दफ्तरों के सभी ब्राह्मण कर्मचारी एक ही जाति वाले हैं। इसलिए अब तो अपनी सरकार को होश आना चाहिए। सबसे पहले हर एक गांव से करीब एक अंग्रेज या स्कॉच गृहस्थ को उनके निर्वाह योग्य खेत को इनाम में देकर उन पर उपदेशकों के काम सौंप देने चाहिए। उन्होंने केवल गांव की सही हकीकत के बारे में साल में एक रिपोर्ट सरकार को भेज देनी चाहिए।
और यदि उसके अनुकूल कानून बनवाकर बंदोबस्त किया गया, तब आगे किसी समय नाना पेशवा जैसे ब्राह्मण को पुनः जब कभी किसी भी प्रकार का उठाव करने की बात ध्यान में आई और उसने किसी पीर से मन्नत मांगी या उसने किसी शिवलिंग की यात्रा करके उसमें उसके द्वारा रसीला भोजन खिलाने के बजाय चमत्कारी ढंग से तैयार की गई रोटियां निश्चित समय पर गांव-गांव में एक साथ पहुंचाकर वह प्रसाद अनपढ़ शूद्रों को खिलाकर सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए इन पटवारी कुलकर्णियों की एकता किसी काम नहीं आएगी और इस तरह से किए किए बगैर सभी अनपढ़ शूद्रों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, ये यूरेशियन उपदेशक सभी शूद्रों को सही ज्ञान देंगे और उनकी आंखें खोल देंगे। दूसरी बात यह है कि सरकार को अपने ग्राम कर्मचारी पटेल चौधरी से लेकर कुलकर्णियों की काम की परीक्षा लेनी चाहिए और इस तरह के जरूरी कामों को एक ही जाति के या विशिष्ट जाति के लोगों के हाथ नहीं सौंपना चाहिए। इनका परिणाम यह होगा कि फौज की तरह इस काम में कुछ विशेष अधिकार की बात पैदा नहीं होगी, बल्कि उसका पूरी तरह से इंतजाम हो जाएगा और सभी लोग पढ़ने लिखने की ओर अग्रसर होंगे। हर एक यूरोपियन कलेक्टर की ओर से जारविस साहब की तरह किसी प्रकार का पक्षपात न करते हुए सभी जाति के होशियार छात्रों में से कुछ छात्रों का चुनाव करके उनको केवल रूखा सूखा खाना और छोटे मोटे कपड़ों की व्यवस्था करके उनके लिए हर कलेक्टर साहब के बगल में करीब पाठशाला चलानी हो चाहिए और उन छात्रों को हर तरह की ट्रेनिंग देकर फिर परीक्षा देकर उनको उस तरह के काम सौंप देने चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि सभी ब्राह्मण कुलकर्णियों की एकता के लिए ये लोग बदनाम नाना पेशवा जैसे ब्राह्मणों के काम में नहीं आएंगे, बल्कि जो लोग अज्ञानी शूद्रों को फंसाकर उनके खेत हड़पने होंगे और उन लोगों से हर तरह के झगड़े फसाद करवाते होंगे, उनको वैसा करने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। आज तक लाखों रुपया शिक्षा विभाग के माध्यम से खर्च हुआ है, फिर उससे शूद्र समाज की संख्या की तुलना में उनमें विद्वानों की संख्या नहीं बढ़ सकी। इतना ही नहीं, महार मातंग और चमार आदि जातियों में से एक भी पढ़ा लिखा कर्मचारी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ एमए या बीए पढ़े लिखे लोग दवा के लिए भी नहीं मिलेंगे। अरे, अपने इस सरकार के इतने विशाल शिक्षा विभाग के ब्राह्मण पंडितों ने यह कितना बड़ा काला दाग लगाया है। ज्योति गोंडीबा, आपने सही कहा, लेकिन ये कुलकर्णी अनपढ़ शूद्रों की भूमि को किस प्रकार फांसा डालकर तड़पाते होंगे। ज्योतिराव, जो शूद्र अनपढ़ है अज्ञानी है उनको ये ब्राह्मण कर्ज देते हैं, कागज पर इस प्रकार की शर्तें लिखते हैं कि आगे चलकर उनकी जमीन हड़प ली जाए। उनसे सादा कागज पर अंगूठों का निशान लगवा लिया जाता है और जब शूद्र पूछता है कि इसमें क्या लिखा है तो उसे आधी अधूरी बात बताई जाती है। ऐसे लोगों को ये कुलकर्णी खोजते रहते हैं। गोंडीबा, आपने जो कुछ कहा वह सच है। ये लोग कसाई समान हैं। ये लोग हमेशा शूद्रों से लड़ते झगड़ते होंगे।
ज्योतिबा राव खेती बाड़ी जमीन जायदाद के संबंध में होली के बांस में पहले पूरी कौन बांधेगा के चक्कर में आपस में झगड़ा करवाते हैं। इनमें ब्राह्मण कुलकर्णियों का हाथ नहीं होता है। इस बारे में आप सिद्ध कर सकते हो कि यह सब बातें सत्य हैं। गोंडीबा, आपकी बात से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आप में झगड़ा करवाने में उन्हें क्या मिलता होगा? आपस में झगड़ा करवाने में उन्हें क्या मिलता होगा? ज्योतिबा गोंडीबा, आपकी बात में से मैं इनकार नहीं कर सकता, लेकिन आपस में झगड़ा करवाने में उन्हें क्या मिलता होगा? ज्योतिराव, जब शूद्र आपस में द्वेष भावना लिए लड़ते होंगे, तब अंदर से इन कसाईयों सहित अन्य ब्राह्मण कर्मचारियों के घर इस आग में तड़पते जलकर क्या नष्ट नहीं हुए होंगे? अधिकांश कर्मचारी ब्राह्मण तत्त्वविस्तुर्वर्ण्यो भगो देवस्य धीमे देवो यो न प्रचोदया, इस असली मंत्र से बेईमानी करते हैं। उसके संबंध में उन्होंने चिरी मिरी देव इस विदेशी गायत्री का उपदेश उन पवित्र पुरोहितों से अपनाने की वजह से ब्राह्मण वकीलों की दलाली काफी बढ़ गई है। इतने बंदोबस्त के बावजूद गरीब लोगों को न्याय सस्ता और आसानी से मिलता भी है या नहीं? एक कहावत है कि सरकारी विभाग में अपना काम करवाना हो तो उन विभाग में काम करने वाले ब्राह्मण कर्मचारियों के हाथ पर सुविधा शुल्क रखे बगैर वे हाथ भी नहीं लगाते। उनकी झोली में डालने के लिए कुछ न कुछ साथ में लेकर चलो, तब कहीं बाहर निकलो। गोंडीबा, यदि ऐसा ही होता है तब तो गांव खेड़ों के तमाम शूद्र लोगों को कलेक्टरों से अकेले में मिलकर अपनी शिकायत करनी चाहिए। ज्योतिराव, जिन्हें कुछ पता ही नहीं, उन डरपोकों को ऐसे महान कर्मचारियों के सामने खड़े होने की हिम्मत कैसे होगी? और क्या ये लोग अपनी शिकायतें उन लोगों के सामने रख सकेंगे? मान लो कलेक्टर के सामने खड़े होकर किसी ने यह कह भी दिया कि ब्राह्मण कर्मचारियों के सामने हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, और तब यदि किसी ब्राह्मण को यह भनक लग गई तो बस आ गई उसकी सामत। ब्राह्मण कर्मचारी से लेकर सभी एक वर्दी पहनते हैं, फिर ये हर तरह के दस्तावेजों के पुलिंदे लेकर वादी के गवाह बन जाते हैं। ये लोग उनके झगड़े में इतनी उलझनें पैदा कर देते हैं कि उसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है, यह पहचान पाना कठिन है। इसकी सच्चाई जानने के लिए बड़े बड़े विद्वान कलेक्टर और जज अपनी सारी अकल खर्च कर देते हैं, फिर भी सच्चाई का पता नहीं लग पाता। अंत में ब्राह्मण कर्मचारी की इसी दुष्ट प्रवृत्ति के वजह से कई शूद्रों के मन में आती होगी, यहाँ हमारी किसी शिकायत की सुनवाई नहीं होती। इन लोगों के मन में असंतोष की भावना जागृत हुई होगी। इनमें से कई लोग डाकू या लुटेरे बने होंगे। कईयों के दिलो दिमाग पर असंतोष का भाव भड़क उठी होगी।
भावना भड़क उठी होगी, असंतोष की भावना भड़क उठी होगी। कई पागल हो गए होंगे दोस्तों। ये था 12वां परिच्छेद गुलामगिरी से, महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी की पुस्तक से दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी करते रहिए दोस्तों।